Good morning, students. As you all have taken the test, online test, it was a new format for you all. I hope you all have enjoyed a lot. Next time, you can do better. So now let's start the new chapter of Indian development. That is seventh chapter, which is एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ इन्फॉर्माइजेशन एंड रिलेटेड इश्यूज। ओके बेटा, तो इसमें हम बेसिकली पढ़ेंगे वर्कर्स के बारे में, एम्प्लॉयमेंट्स के बारे में, कंट्री की ग्रोथ के बारे में, उससे रिलेटेड सम इशू वी विल डिस्कस। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स आर देयर सच एज वर्कर। हु हैज़ वर्कर, हु आर वर्कर। वर्कर्स देखो बेटा, वो इंडिविजुअल होता है जो किसी भी प्रोडक्टिव से काम में इन्वॉल्व होता है टू अर्न इट्स लाइवलीहुड। अपनी लिविंग या लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए जब हम किसी प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट में इन्वॉल्व होते हैं, दैट इज़ वर्कर, राइट। नेक्स्ट है आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी। तो जीडीपी क्या होता है बेटा? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मीन्स आपकी कंट्री के अंदर अंदर जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विस हमारी कंट्री प्रोड्यूस करती है हमारी टेरिटरी के अंदर अंदर विद इन अ फाइनेंशियल ईयर, इट्स जीडीपी मीन्स the sum total of all final goods and services produced within the territory within a financial year। financial year हम सबको पता ही है, what is financial year? It's from 31st March, it's from 1st April to 31st March, right। अब आता है आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी। तुम लोगों ने ये बिजनेस में भी पढ़ा होगा, व्हाट इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी आर द एक्टिविटी विच आर सपोज टू डन फॉर अर्निंग मनी। जो भी काम पैसों को कमाने के लिए किया जाता है, इट इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब वर्क फोर्स क्या होता है बेटा? वर्क फोर्स का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ पर्सन एक्चुअली वर्किंग, जो टोटल नंबर ऑफ पीपल काम कर रहे हैं कंट्री के अंदर, इट इज़ वर्क फोर्स। अब आता है आपका टाइप ऑफ वर्कर्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्कर्स, एक होता है सेल्फ एम्प्लॉयड और एक होता है हायर्ड वर्कर्स। तो सेल्फ एम्प्लॉयड आर द पीपल हु आर सेल्फ एम्प्लॉयड, मतलब जो अपने ही काम में इन्वॉल्व हैं, जो अपने ही एग्रीकल्चर में, अपनी ही किसी बिजनेस में या किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व हैं, दे आर सेल्फ एम्प्लॉयड। ऑन द अदर हैंड द हायर वर्कर, जो किसी के अंडर काम करते हैं, जिनको हायर किया जाता है, जो कि एज ए एम्प्लॉय काम करते हैं कहीं पर, है ना। अब उसमें भी हायर वर्कर में भी एक होता है कैजुअल वर्कर, एक होता है रेगुलर वर्कर। अब कैजुअल वर्कर्स आर दोज वर्कर विच आर हायर्ड, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ सम स्पेसिफिक टास्क और समथिंग लाइक, जैसे कई बार स्कूल्स में भी कैजुअल टीचर्स होते हैं जो किसी एक दो क्लासेस के लिए स्कूल के में आते हैं, या फिर कंपनीज़ में कुछ आपके वो होते हैं, मींस कंपनीज़ में से कुछ लोग होते हैं जैसे ऑडिट वगैरह के लिए, जैसे अकाउंटेंट वगैरह होते हैं, तो वो महीने में एक आध बारी ही आते हैं, ज़्यादा नहीं आते हैं। फ्रीलांसर जिसे कहते हैं, फ्रीलांसर का मतलब क्या होता है? जो कभी कभी आते हैं, ठीक है। तो वो तो हो गए आपके कैजुअल वर्कर्स। दूसरे होते हैं रेगुलर वर्कर। रेगुलर वर्कर आर दोज वर्कर विच आर रेगुलर इन द सिस्टम, मीन्स जो ये वो एम्प्लॉय होते हैं जो परमानेंट बेसिस पर काम करते हैं। ओके, अब आता है आपका लेबर सप्लाई एंड लेबर फोर्स। लेबर सप्लाई रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ द लेबर दैट वर्कर्स आर विलिंग टू ऑफर द कॉरस्पॉन्डिंग पर्टिकुलर वेज रेट। लेबर सप्लाई क्या होती है? ये वो लेबर्स की वो वर्क फोर्स होती है जो एक स्पेसिफिक वेज रेट पर काम करने के लिए रेडी होती है। ओके, तो लेबर फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाता है? वर्क फोर्स प्लस नंबर ऑफ पीपल हु आर विलिंग टू वर्क बट आर अनएम्प्लॉयड। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, बस बता रही हूँ तुम्हें। ओके, अब आता है आपका रेट ऑफ पार्टिसिपेशन इन इंडिया, कि कंट्री के अंदर कितने लोग काम में, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तो अब ये देखेंगे हम, जैसे सबसे पहले आता है पार्टिसिपेशन रेट इन रूरल एरिया is higher than in urban area. It is because people in rural area have limited resources to earn a higher income. In rural area many do not go to school, college and other training institute। अब क्या बोल रहे हैं बेटा? जैसे जो रूरल एरियाज़ में होते हैं वहाँ पे लोग जो एग्रीकल्चर या ऐसी चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा एजुकेशन नहीं है कि लोग पढ़ाई करते हैं। जैसे शहरों में तो क्या होता है कि लोग ग्रेजुएशन करते हैं, पहले 12th करते हैं, देन ग्रेजुएशन, देन और हायर स्टडीज़ वगैरह के लिए जाते हैं। बट रूरल एरिया में क्या है कि
ज़्यादा एजुकेशन सिस्टम भी नहीं होता है, जो बच्चे होते हैं वो 13-14 की एज से ही काम करना शुरू कर देते हैं। तो पार्टिसिपेशन रेट जो रूरल एरिया में होता है वर्किंग के लिए वो ज़्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पार्टिसिपेशन रेट ऑफ वुमेन्स इन हायर इन रूरल एरिया कंपेयर्ड विथ अर्बन एरिया। अब क्या है, जो पार्टिसिपेशन रेट ऑफ वुमेन्स है वो भी रूरल एरियाज़ में ज़्यादा है अर्बन एरिया के कंपैरेटिवली। वो क्यों है? क्योंकि रूरल एरियाज़ में जैसे खेती बाड़ी में अगर कोई फार्मर है तो उसकी वाइफ भी साथ में खेती कर लेती है, या फिर जैसे थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है तो जो वाइफ्स होती हैं वो भी जैसे देखा होगा कई बार लेबर्स में जो वाइफ जो लेडीज़ होती हैं वो भी अपना मतलब सीमेंट वगैरह ये सारी चीज़ें लेके जाते रहते हैं, है ना। मगर जो अर्बन एरियाज़ होते हैं वहाँ पे अगर कोई कंपनीज़ में अगर कोई लेडी जॉब कर रही है तो ठीक, अदरवाइज़ ज़्यादा वर्किंग ऐसे नहीं दिखते हैं। ओके, अब आता है आपका जॉबलेस ग्रोथ। जॉबलेस ग्रोथ देखो क्या होता है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट इज़ जॉबलेस ग्रोथ। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमने पढ़ना है कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। इट इज़ डिफाइंड इन द सिचुएशन इन विच द परसेंटेज ऑफ कैजुअल हायर्ड वर्कर इज़ द वर्कफोर्स टेंड टू ग्रोथ ओवर टाइम। ये कौन कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स किसे कहते हैं? ये उसे कहते हैं जिसमें कैजुअल वर्कर्स ज़्यादा हायर किए जाते हैं ना। कैजुअल वर्कर्स जो कभी कभी हायर किए जाते हैं वो वर्कर्स ज़्यादा होंगे। ठीक है, अब इसमें एक फॉर्मल सेक्टर्स होते हैं और एक होते हैं इनफॉर्मल सेक्टर। तो फॉर्मल सेक्टर्स वो सेक्टर होते हैं जो गवर्नमेंट के मतलब किसी एक लीगल एडवाइजरी के थ्रू बनाए गए हुए होते हैं, है ना। जैसे बेटा हम काम कर रहे हैं किसी गवर्नमेंट सेक्टर में या किसी ऐसी जगह पर हम काम कर रहे हैं जो कि सिग्निफिकेंट है और जो रिकग्नाइजेशन जहाँ पर हमें मिल रहा है दैट आर फॉर्मल सेक्टर, है ना, जिसका काउंट जो होता है वो गवर्नमेंट के पास भी होता है। ठीक है, दूसरा होता है इनफॉर्मल सेक्टर कि सपोज़ हम कहीं पे ट्यूशन पढ़ा रहे हैं लेकिन उसका कहीं पर गवर्नमेंट के पास या किसी भी लीगल एडवाइजरी के पास उसको मेंशन नहीं किया गया है, या हम कहीं खेती में काम कर रहे हैं, हम कहीं पे लेबर एज ए लेबर काम कर रहे हैं, तो ये चीज़ें क्या होती है इनफॉर्मल, जिसका गवर्नमेंट के पास कोई भी डेटा नहीं होता है। ठीक है, अब है आपका अनएम्प्लॉयमेंट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अनएम्प्लॉयमेंट वी ऑल नो अबाउट द अनएम्प्लॉयमेंट। ये क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर all able and willing person may not find job or activity to provide them with the mean of living। जहाँ पर सारे लोग जो भी काम करना चाहते हैं उन सारे लोगों को काम नहीं मिलता है। ठीक है, इट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट। अब अनएम्प्लॉयमेंट बहुत सारे टाइप की होती है। एक होती है ओपन एम्प्लॉयमेंट। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट वो सिचुएशन होती है बेटा जहाँ पर बंदा काम करने को रेडी है, चाहे किसी भी वेज रेट पर, उसके पास काम करने की एबिलिटी भी है, स्टिल उसके पास उसको कोई काम नहीं मिल रहा है, वो हमेशा फेल हो रहा है, उसे कोई काम ही नहीं मिल रहा है। ठीक है, उसे ना कैजुअल काम मिल रहा है ना फुल टाइम जॉब मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। दूसरा होता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? ये एक ऐसा टेम्प्ररी फिनोमिना है जो कि जैसे सपोज़ मैं कहीं पे जॉब कर रही हूँ, राइट। अब मैंने देखा कि मैंने कहीं और इंटरव्यू दिया और मेरे को वहाँ पर जॉब मिल गया, तो ऐसा नहीं होता बेटा कि मेरे को वहाँ जॉब मिल गया तो मैं आज ही अपनी पहले वाली जॉब छोड़ दूँगी। मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे अपनी पहली वाली जॉब में भी 1 मंथ और 2 मंथ का नोटिस देना पड़ेगा बिफोर ज्वाइनिंग द नेक्स्ट जॉब। तो वो 1-2 मंथ जो मैं अनऑक्यूपाइड रहूँगी, खाली रहूँगी, इट इज़ फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। दूसरा होता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? जब किसी प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो कम हो जाती है मार्केट के अंदर, तो उसका प्रोडक्शन कम हो जाता है, और जब प्रोडक्शन कम हो जाता है तो क्या होगा कि उसके जो वर्कर्स होंगे वो भी फायर कर दिए जाएंगे। जैसे अभी लास्ट कुछ टाइम पहले की बात है, जब मैगी की डिमांड बहुत कम हो गई थी मार्केट के अंदर, तो क्या हो गया था, नेस्ले वालों ने काफ़ी सारे जो वर्कर्स थे उनको फायर कर दिया था, क्योंकि डिमांड ही नहीं आ रही थी उनके प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्शन ही नहीं होना था, तो वर्कर्स रख के क्या होगा। नेक्स्ट है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है बेटा? कैपिटलिस्ट कंट्री इज़ अ ट्रेड साइकिल। जैसे कभी रिसेशन का टाइम आता है या डिप्रेशन का टाइम आता है, जब डिमांड काफ़ी कम हो जाती है, लोगों का जो डिमांड रेट होता है वो काफ़ी कम हो जाता है, डिसइन्वेस्टमेंट होना शुरू हो जाता है, तो कंट्री में कई बार ऐसा होता है कि साइक्लिकल एम्प्लॉयमेंट आ जाती है कि एक टाइम पीरियड पर जो लोगों की काफ़ी सारी जॉब छूटती चली जाती है। नेक्स्ट होता है आपका सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये होता है जो सीज़न वाइज, सपोज़ मैं किसी ऐसी जगह पर काम करती हूँ जहाँ पर वुलेंस का काम है, तो वुलेंस का काम बेसिकली विंटर्स में होता है, तो यानी कि समर्स के टाइम पर मैं क्या हो जाऊँगी, मैं अनएम्प्लॉयड हो जाऊँगी, है ना।
तो जैसे या फिर मान लो मैं किसी आइसक्रीम की फैक्ट्री में काम करती हूँ। आइसक्रीम तो कब बनाई जाएंगी, वो तो समर्स में बनाई जाएंगी, यानी कि विंटर्स के टाइम पर क्या हो जाऊँगी, मैं अनएम्प्लॉयड हो जाऊँगी, मतलब सीजनल। अब बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कौन सा सिचुएशन होती है बेटा? ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जब बंदों को लगता है, मतलब भ्रमित करना, कि लगता है कि हम काम कर रहे हैं बट एक्चुअली काम होता नहीं है। सपोज़ एक छोटा सा पीस ऑफ लैंड है। अब वो एक पीस ऑफ लैंड अगर कोई उस पर खेती करना चाहे तो एक बंदा इज़ सफिशिएंट, वन पर्सन इज़ सफिशिएंट to do the agriculture on that little piece of land, right? But if there are so many brothers and they all are involved in that only piece of land, तो हम उसको क्या कहेंगे? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। कि एक छोटी सी लैंड जिसमें केवल एक बंदा ही सफिशिएंट था काम करने के लिए, उस पर 4 भाई मिलके काम कर रहे हैं, तो कहने के लिए तो सब एम्प्लॉयड है, बट देखा जाए तो वो अनएम्प्लॉयड हैं, तो इट इज़ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो बेटा ये ऑल 6 टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इनमें से 2 अनएम्प्लॉयमेंट ज़रूर आते हैं एक्सप्लेन करने के लिए, तो गो थ्रू द चैप्टर अगेन एंड लर्न ऑल दिस थिंग, एंड दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, एंड टुमारो विल लर्न द नेक्स्ट टॉपिक। टेक केयर।